हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आपकी चारों बोर्ड, चाहे वो आपकी 5वीं बोर्ड हो, आपकी 8वीं बोर्ड हो, 10वीं बोर्ड हो या 12वीं बोर्ड हो, ठीक है, चारों बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेगुलर लेके आ रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो हम लोग कक्षा 12वीं का भूगोल डिस्कस कर रहे हैं बेटा, जिसमें से कि हम आपका 2022 का पेपर होने वाला है। ठीक है, उस पेपर को काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग जो है समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा सा आपसे निवेदन छोटा सा एक ये है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, हम लोग ये सारी एक्टिविटी पढ़ चुके थे। ठीक है, इनके आंसर जो है आपको मिल जाएंगे और ये पूरा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है हम लोगों के टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, जाइए ज्वाइन हो जाइए, या लिंक से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाकर एग्ज़ाम स्टडी विथ यू सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर हम लोगों के लिंक जो है आसानी से मिल जाएगी। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए, हम लोग का स्टार्टिंग क्वेश्चन जो होगा आज का वो होगा क्वेश्चन नंबर 6 कि मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। मानव भूगोल के उपक्षेत्र होते कौन कौन से हैं, उनकी जानकारी हमको इसमें देनी है। तो मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र ये हैं, ठीक, कौन कौन से हैं। तो पहला हम लोग का हो गया सांस्कृतिक क्षेत्र, दूसरा हो गया आर्थिक भूगोल, ठीक है, तीसरा है स्वास्थ्य भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ग्रामीण भूगोल, सामाजिक भूगोल, परिवहन भूगोल और शहरी भूगोल। इसमें से जो भी आपको याद रहे, आप कोई भी 4 से 5 पॉइंट जो है इसके याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निश्चयवाद क्या है, लिखिए। तो निश्चयवाद मानव भूगोल में निश्चयवाद और संभाववाद के बीच का एक मध्य मार्ग है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एक जो है बीच का रास्ता है। इसके मुताबिक मानव प्रकृति में विकास के लिए एक सीमा तक ही जा सकता है। मतलब मनुष्य जो चाहे प्रकृति में एक हम लोग लिमिटेड मात्रा में हम बोल सकते हैं कि एक बॉर्डर है, जैसे हमारे मान लीजिए देश की बॉर्डर होती है कि नहीं होती है, ऐसे एक बॉर्डर है जहाँ तक कि हम लोग जो काम कर सकते हैं, जहाँ तक कि हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, और आखिर में उसे प्रकृति के साथ समझौता करना पड़ता है। आखिर में भी हमको जो है समझौता करना पड़ेगा। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय लिखिए। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय कौन कौन से होते हैं समझिएगा। प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले व्यवसाय हैं कृषि, ठीक है, खनन, मछली पकड़ना, ठीक है, वानिकी, उत्खनन, डेयरी, शिकार, ये सभी क्या होते हैं, सभी प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले क्रियाकलाप है हम लोग। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का है कि कृषि पर आधारित उद्योगों के 2 उदाहरण दीजिए। तो कृषि पर आधारित 2 उद्योग हैं, कौन कौन से, खाद प्रसंस्करण उद्योग, ठीक है, और दूसरा है वस्त्र उद्योग जो कि कपास आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, कपास के ऊपर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि व्यापार संतुलन क्या है, लिखिए। तो व्यापार संतुलन किसी देश के निर्यात और आयात के बीच के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यापार संतुलन कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर व्यापार हम लोग अगर अधिक अच्छा कर पा रहे हैं तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, और व्यापार हम लोग अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे देश की स्थिति इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और ये 3 मार्क्स में ही पूछा सकता है। अब सुनना क्या बोल रहे हैं कि देखिए, जिस देश का जो है व्यापार संतुलन अगर धनात्मक है, धनात्मक मतलब उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो कब होगा, जब वह वस्तु का अधिक मात्रा में निर्यात कर रहा है, मतलब ज़्यादा मात्रा में वस्तु को वो दूसरे देशों को भेज रहा है, मतलब बेच रहा है। ठीक है, तो उसको अधिक मात्रा में पैसा प्राप्त होगा, विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। पर वहीं अगर वो विदेशों से अधिक मात्रा में अगर वस्तु का आयात करवा रहा है, मतलब कि मंगवा रहा है, तो वहाँ जो है विदेशी जो हम लोग का व्यापार संतुलन जो होगा वो ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक मतलब घाटे का होगा, वहाँ हमको अधिक मात्रा में पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया आपको। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब है दुनिया भर के देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और ज्ञान का आदान प्रदान करना। मतलब हर प्रकार की सेवाओं का आदान प्रदान करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि रोपण कृषि के 2 उदाहरण दीजिए। तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। वाणिज्यिक कृषि मतलब बड़े पैमाने की कृषि जिसको बोलते हैं। इसमें एक ही तरह की फसल उगाई जाती है, मतलब एक तरह की फसल हम ज़्यादा भूमि पर, जो ज़मीन पर उगाते हैं, कई हेक्टेयर पर उगाते हैं। इसमें बड़े आकार से कृषि क्षेत्र होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसमें ज़्यादा पूंजी का निवेश किया जाता है क्योंकि ये वाणिज्यिक कृषि होती है। ठीक है, तीसरा है कि इसमें वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, आधुनिक तरीके से की जाती है। चौथा है इस कृषि में ज़्यादातर हिस्से का उत्पादन निर्यात किया जाता है, मतलब जो है दूसरे देशों को भेजा जाता है, बड़े बड़े व्यापारी को दिया जाता है। ठीक है, फिर अगला है लास्ट वाला हम लोग का कि इस कृषि की शुरुआत औपनिवेशिक काल में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग हमारा कि खनन कार्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो खनन कार्य अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। खनन पृथ्वी से खनिजों, धातुओं और अन्य उपयोगी पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया है। कौन, खनन मतलब किससे, पृथ्वी के भूगर्भ से निकाले गए खनिज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उनको हम लोग खनन कार्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नगर के 2 प्रकार लिखे। नगर के कितने प्रकार होते हैं,
नगर के दो प्रकार बताना हम लोगों को, परंतु नगर के हम लोग अगर बात करें तो आकार के अनुसार, कार्य के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार हम उसको अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं। इसमें से मैंने फॉर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। नगरों को कई तरह से बांटा जा सकता है, ठीक है। जैसे पहले बात करें हम लोग तो विकास के आधार पर, जैसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये 3 नगर हो गए, ठीक है। वहीं अगर हम लोग कार्यों के आधार पर बात करें तो प्रशासनिक, औद्योगिक, परिवहन, वाणिज्य, खनन, छावनी, सैनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन नगर आदि भी होते हैं, ठीक है बेटा। वहीं अगर अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15 की हम लोग हमारा, तो क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है बेटा हम लोग का कि ग्रामीण बस्तियों के लोगों के मुख्य व्यवसाय लिखिए। तो ग्रामीण बस्तियों के लोगों का मुख्य व्यवसाय है कृषि करना, ठीक है, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन कार्य, पशुपालन, डेयरी का व्यवसाय आदि, ये सभी जो है वो हम लोग देखते हैं ग्रामीण लोगों के जो है व्यवसाय होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि भारत में निम्न जनघनत्व वाले 2 स्थानों के नाम लिखिए, ठीक है। निम्न जनघनत्व वाली बात चल रही है, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम मात्रा में। तो भारत में कम जनसंख्या घनत्व वाले 2 राज्य ये हैं, पहला है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं भारत का जनसंख्या घनत्व 300 जो है 82 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। बात करें हम लोग तो फिर अगर बात करते हैं भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, ठीक है, जहाँ हम लोग बात करते हैं कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार या मुताबिक बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 यानी कि 1106 लोगों का घनत्व है। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर कितने लोग निवास करते हैं, तो 1106 व्यक्ति निवास करते हैं, जो कि पूरे भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, ठीक है बेटा। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोगों के 17 की, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा पूरा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि अप्रवास किसे कहते हैं, लिखिए, ठीक है। समझिएगा बेटा, अप्रवास क्या होता है कि अप्रवास का मतलब है किसी एक भौगोलिक इकाई से किसी दूसरी भौगोलिक इकाई में लोगों का आकर बस जाना। मतलब भौगोलिक इकाई मतलब क्या कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र से व्यक्ति का किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में जाकर बस जाना अप्रवास कहलाता है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मानव बस्ती किसे कहते हैं, लिखिए। तो किसी भी आकार या आकृति के घरों के समूह को मानव बस्ती कहते हैं, जहाँ लोग रहते हैं। मानव बस्तियों के कुछ उदाहरण लिखिए, देखिए अब। तो पहला क्या है, समुद्र तट पर मछली पालन करने वाली बस्तियाँ, वनों में आदिवासी लोगों की बस्तियाँ, मैदानों और नदियों के किनारे किसानों की बस्तियाँ, ठीक है। ये सब भी क्या होती है, मानव बस्तियाँ हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि शिक्षा नगर किसे कहते हैं, लिखिए। शिक्षा नगर का मतलब वह शहर जहाँ शिक्षा प्रणाली को शहर के विकास के लिए एक अहम साधन माना जाता है। मतलब जो केवल वहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि सबसे अधिक अगर कार्य होता है तो शिक्षा से संबंधित होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, शिक्षा नगर बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो वायु प्रदूषण से होने वाली कोई 2 बीमारियाँ लिखिए। तो वायु प्रदूषण से होने वाली 2 बीमारियाँ ये हैं, पहला है हृदय रोग होता है और दूसरा होता है फेफड़ों का कैंसर, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, ये 20 क्वेश्चन आपके पूरे हो रहे हैं आज। इसके आगे भी मैं अथवा सहित सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ बेटा, ठीक है। एक और पार्ट इसका आएगा कल। तो बेटा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। और हाँ, जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।